Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार आपका इस नई टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको प्रत्येक यूनिट वाइज 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न है मित्रों, ये प्रश्न मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि अवनी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, माननीय श्री धीर सिंह जी धाबाई की जो बुक है, उनकी बुक से ये प्रश्न मैंने लिए हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छी जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, आपका बहुत अच्छा हो जाए। मात्र कम समय में, लगभग 30 मिनट में आपका ये टेस्ट मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए, 100 प्रश्नों का ये टेस्ट है, बिल्कुल अच्छे और शानदार और नए प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। शुरू करते हैं साथियों, बिना टाइम गंवाते हुए, क्योंकि समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। पहला प्रश्न आता है, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रेम एवं देखभाल और वंशानुक्रम एवं शिक्षा। तो साथियों, यहाँ पर इसका राइट आंसर आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। आपका बी वाला आंसर सही है। ऊपर जो भी प्रश्न पिछले एग्जाम में आ चुका है, प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2012 में हुई थी, वहाँ पर ये प्रश्न आया था। आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है साथियों, प्रश्न नंबर 2 है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारतों के प्रति भी प्रेम का रवैया अपनाए और अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। दूसरा विकल्प यहाँ पर भी सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक दुविधा। तो साथियों, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा नैतिक तर्कना। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रेषणा और पलायन। साथियों, इसका राइट आंसर है जिज्ञासा। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, ये डबल बार हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह और त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर जो आता है वो रहेगा संवेगों का तीव्र प्रवाह। यहाँ पर हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारणों में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा विकास, वैयक्तिक मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहेगा सामाजिकरण। देखिए, यहाँ पर परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना किस में सीखता है? सामाजिकरण इसको कहा जाता है मित्रों। आपका प्रथम विकल्प सही है। अगला प्रश्न आता है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोहलबर्ग के विचार के समान हैं? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास और ज्ञानात्मक विकास। तो सभी को ये पता होगा साथियों, जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने ज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था, संज्ञान के बारे में। तो पियाजे और कोहलबर्ग ये दोनों किसमें एक समान है? ज्ञानात्मक विकास में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो साथियों, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर है दूसरा विकल्प। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर बढ़ने का सिद्धांत होता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया? बंडूरा, फ्रायड, कोहलबर्ग और एरिक्सन। तो यहाँ पर जो इरिक एरिक्सन, इन्होंने ही मनोसामाजिक अवस्था के जो सिद्धांत है उसके बारे में बताया था। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है? तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। साथियों, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम तो थार्डीक के जो अधिगम के नियम है उसमें आ जाता है। एकता का नियम ऐसा कुछ ही नहीं होता। और चौथा विकल्प आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपका यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 20 से 35 वर्ष। साथियों यहाँ पर किशोरावस्था की अवधि दिए गए विकल्पों के अनुसार 12 से 19 वर्ष राइट रहेगा। 12 से 18 भी आता है, 13 से 19 भी आता है, सभी चीज़ें ये राइट है। नेक्स्ट है विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। साथियों विधायकता की मूल प्रवृत्ति बाल्य अवस्था में विकसित होती है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। और इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। आपका यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर जो जितना प्रश्न है काउंट नहीं किया मैंने, खैर आपने भी नहीं किया होगा, तो मित्रों यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेष अवस्था को और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पूर्व का समय। तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। तो मित्रों पूरी बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु नहीं कहा जाता है, बल्कि बाल्यावस्था के पूर्व का और उत्तर शेष अवस्था का जो समय होता है वो खिलौनों की आयु होती है और बाल्यावस्था खेल की आयु होती है। याद रखना है आपको इसको, खिलौनों की आयु किसके कहेंगे? पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की और खेलने की। तो जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता यहाँ पर नहीं दी गई है वो आपको बताना है। तो मित्रों यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है दल या समूह में रहने की जो विशेषता है वो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है साथियों। ये जो मध्य और उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पर ये ज़्यादा विशेषता होती है। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। पूर्व बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के पहले का समय, मतलब उत्तर शेष अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पर। तो उत्तर शेष अवस्था में बालक या दल या समूह में नहीं रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों शेष अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना और उपयुक्त सभी। तो आपको राइट आंसर देना है कि शेष अवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है। साथियों राइट आंसर है आपका चौथा विकल्प, ये सभी चीज़ें जो शेष अवस्था में बालक होता है तब उसमें पाई जाती है। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 20 माह और 24 माह। तो राइट आंसर बताना है कि बालक कब बोलना सीख जाता है। तो मित्रों सामान्य जो बालक होते हैं वो लगभग 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। कितने महीने में? जब उनकी उम्र 11 महीने की होती है तब वो लगभग बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और सांकेतिक। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा बालक सबसे पहले मातृभाषा को सीखता है। मातृभाषा मतलब उसके जो परिवार वाले, उसके जो आस पड़ोस के जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको ही कहा जाता है मातृभाषा। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न आता है निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क समूह के पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। साथियों समवयस्क मतलब एक जैसी उम्र के, समवयस्क का मतलब यहाँ किशोर हो गया। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं, अभिप्रेरणा में भिन्न होते हैं या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है विकास की दर में भिन्न होते हैं, मतलब सभी में जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में और विद्यालय में। तो साथियों जब बालक 6 से 10 वर्ष की अवस्था में आता है तो वो विद्यालय में रुचि लेना आरंभ कर देता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन और स्वाधीनता। तो साथियों यहाँ पर देखिए कौन सा व्यवहार यहाँ पर
भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ स्वाधीनता। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन, स्वयं के अनुभव और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ राइट आंसर है स्वयं के अनुभव। बालक जो खुद क्रिया करके सीखता है, स्वयं के अनुभव जो लेता है, उसको प्राथमिक स्तर पर बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। साथियों विकल्प है 100 शब्द, 60, 50 और 10। तो यहाँ पर राइट आंसर है 100 शब्द। लगभग 100 शब्दों के आसपास बालक का शब्द भंडार दूसरे वर्ष के अंत तक हो जाता है। नेक्स्ट है संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से और किसी से नहीं। तो साथियों संवेगों की उत्पत्ति का कारण होता है मूल प्रवृत्तियाँ। प्रथम विकल्प सही है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्धावस्था। तो साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। बाल्यावस्था में बालक में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है मित्रों। नेक्स्ट है विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल्यावस्था से। तो साथियों विकास प्रसव पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना और बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दूसरा विकल्प। बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मुख्य रूप से सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस प्रकार का जो शोध किया है, कौन से क्षेत्र में? तो संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक और गामक। साथियों राइट आंसर है इन्होंने नैतिक विकास के क्षेत्र में इन्होंने शोध किया था। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखेंगे बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर रहेगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। छोरों मतलब बाहर की ओर। दूसरा विकल्प सही है। यह बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है मित्रों। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य और भूख। तो साथियों जिज्ञासा से संबंधित जो संवेग है वो है आश्चर्य। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो मित्रों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर है चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चौथा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोल्सनिक, पियाजे, स्किनर और हरलोक। तो साथियों राइट आंसर देना है आपको। इसका राइट आंसर है उपयुक्त जो परिभाषा दी गई है वो है हरलोक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? हरलोक के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और कोई नहीं। तो साथियों बाल्य अवस्था का समय कितना होता है? 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और इनमें से कोई नहीं। साथियों बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसके पहले शैशवावस्था भी आना चाहिए लेकिन विकल्प में नहीं है, तो फिर आपको तीसरा विकल्प सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक और नकारात्मक। साथियों विकास एक गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। किस परिवर्तन के अंतर्गत? गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है वृद्धि का संबंध किससे है?
आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से और कोई नहीं। तो साथियों वृद्धि का संबंध आकार से भी होता है और भार वजन से भी होता है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। चलिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। देखिए ये जो 4 विकल्प है इसमें निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सॉरी ये पूछा है। तो राइट आंसर है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये विकास के सिद्धांतों में आता है। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये विकास के सिद्धांत नहीं है मित्रों। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो तो कौन कौन से क्षेत्र हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, तो ये तो गलत हो गया। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, आध्यात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो 2 जगह पर आध्यात्मिक शब्द आ रहा है तो ये गलत हो गया, या मनोवैज्ञानिक आ रहा है तो गलत हो गया। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो साथियों राइट आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास अध्यापक कर सकता है। अगला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहता है। किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शेष अवस्था और प्रौढ़ावस्था। तो साथियों जो बालक है वो अपने व्यवहार की जो सामाजिक स्वीकृति है वो किशोर अवस्था में चाहता है। प्रथम विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, जिज्ञासु है, असामान्य है और प्रतिभाशाली है। तो साथियों कोई बच्चा अगर कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह जिज्ञासु है मित्रों। अगला प्रश्न देखेंगे। साथियों प्रश्न आता है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है। अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उन्नयन। तो साथियों आकार बढ़ने का संबंध होता है, अर्थ होता है अभिवृद्धि से। प्रथम विकल्प सही है। मानव विकास किन दोनों के योगदानों का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण और इनमें से कोई नहीं। साथियों मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के परिणाम होता है। नेक्स्ट है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो साथियों यहाँ पर विकास का अगर जो बात करें कि इसका अर्थ क्या रहेगा, तो जो अवनी पब्लिकेशन की बुक है उसमें ए वाला राइट बता रखा है, लेकिन ये गलत है मित्रों। इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास का अर्थ है। तीसरा विकल्प R-TET में सही माना गया था, लेकिन इस बुक में प्रथम है तो आप इसको गलत कर लीजिए। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्न चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञापालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनियम, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। विकल्प हैं 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 4 सही है और 1 और 3 सही है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर आता है वो रहेगा आपका जो तीसरा विकल्प है 1 और 4 सही है। प्रथम विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न आता है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय व प्रशासक के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। तो साथियों राइट आंसर है उपयुक्त सभी के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं बच्चों के व्यवहार के आकलन में, प्राकृतिक सुंदरता निहारने में, व्यवस्था की कमियों का पता लगाने में और उपयुक्त सभी में। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है बच्चों के व्यवहार के आकलन में अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। साथियों कमियों का पता लगाने के लिए तो निदानात्मक विधियों का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता निहारना गलत हो गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लगभग 50वां प्रश्न है, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर,
रटने को प्रोत्साहित करके, शिक्षण की तकनीक अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर आता है वो रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। कि जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी होना चाहिए, बाल केंद्रित, मतलब वहाँ पर केंद्र में बालकों को रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी, कोल्डवेल, कुक, फ्रोबेल और सुकरात। तो साथियों प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुकरात को। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण और इनमें से सभी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। बिहार टेट फर्स्ट लेवल में ये प्रश्न आया था, वहाँ पर बिल्कुल तीसरा ही विकल्प इसका सही माना गया था। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता, मुख्य पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक और इनमें से सभी। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्वों की बात करें तो मुख्य तत्व में तीनों आ जाते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षा शास्त्र पेडागोगी नहीं है, ये पेडागोजी होता है, ये मिस टाइपिंग है ये, की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है? शिक्षण एवं अधिगम का वैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान और शिक्षक शिक्षार्थी एवं तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो साथियों इसमें राइट आंसर है शिक्षा शास्त्र की अवधारणा में ये जो तीसरा विकल्प है अमूर्तीकरण, अमूर्त ज्ञान बालकों को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए और चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो साथियों राइट आंसर इसका जो आता है वो रहेगा, इन्होंने सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में, और वहीं पर लिप्जिंग एक विश्वविद्यालय था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, वहाँ पर इन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जो प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला थी। तो प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे सहायता करता है उद्देश्य निर्धारित करने में, विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में, अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में और सहायक शिक्षण सामग्री काम में लेने में। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक के लिए उपयोगी क्यों है, इसका आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में यह सहायता प्रदान करता है। साथियों दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन और शैक्षिक पिछड़ापन। तो इसका राइट आंसर है शैक्षिक पिछड़ापन की जो समस्या है वो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती है मित्रों। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। तो साथियों आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर है वैयक्तिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसी कोई भी शाखा का उल्लेख नहीं किया गया है साथियों। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? बालकों में मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में और पशुओं पर प्रयोग करने में। साथियों राइट आंसर जो इसका आता है वो रहेगा पशुओं पर प्रयोग करने में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ, जेम्स ड्रेवर, वाटसन और स्किनर। साथियों यहाँ राइट आंसर है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन है वॉटसन का। किसका? जेबी वॉटसन का ये कथन है। जॉन ब्रॉड वॉटसन इनका पूरा नाम है साथियों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? औद्योगिक मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। तो साथियों राजनीतिक मनोविज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती है, मनोविज्ञान के अंतर्गत ये नहीं आता है। तो दूसरा विकल्प सही है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, थोर्नडाइक और प्लेटो। साथियों राइट आंसर बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पेस्टोलॉजी। ये किसका विचार है? ये कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। साथियों किसका है? पेस्टोलॉजी का ये विचार है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। चलिए मित्रों, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? मैकडूगल, कोहलर, वाटसन और पावलोव। तो साथियों ये जो दावा किया गया है ये जेबी वाटसन के द्वारा किया गया है। आपका तीसरा विकल्प सही है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का, चेतना का, व्यवहार का या आत्मा का? किसका विज्ञान है मनोविज्ञान? साथियों वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझा सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके और शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो साथियों राइट आंसर है शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, इसलिए मनोविज्ञान का अध्ययन प्रत्येक शिक्षक को करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, रूसी, ग्रीक और स्पेनिश। तो साथियों साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। उर्दू सेकंड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन आया था। मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, आत्मा का, और इसका चौथा विकल्प शायद यहाँ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, आदतों का। किसका चौथा विकल्प है आपका? आदतों का। तो साथियों मनोविज्ञान किसका अध्ययन है ये आपको बताना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान अध्ययन है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? मन का, आत्मा का, चेतना का और व्यवहार का। तो साथियों सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, हल और स्किनर। तो साथियों जो जॉन डीवी हैं वो कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है बल्कि ये एक दर्शन शास्त्री है। क्या है? ये एक दर्शन शास्त्री। प्रथम विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार और आत्मा। तो साथियों जो ग्रीक भाषा का शब्द साइको है उसका जो अर्थ निकलता है वो रहेगा आत्मा। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा मित्रों। चलिए अगले प्रश्न। मित्रों अगला प्रश्न है, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थिति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा अधिगम विषय वस्तु। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के नाभीय केंद्रीय क्षेत्रों में नहीं आता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चैतन्यता का असीमित परिस्थितियों में और मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। आपका यहाँ दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है और यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। बिल्कुल सबसे सटीक ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकलता है? तो राइट आंसर है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है मित्रों
वो शैक्षिक वातावरण में जो अधिगमकर्ता होता है उनके व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखकर अध्यापकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना और बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो साथियों प्रेरणा के संदर्भ में यहाँ तीसरा जो कथन है वो गलत यहाँ पे नहीं करना चाहिए कि इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ये आपका सही विकल्प यहाँ पर रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाए हैं वह है जे हर्बर्ट, ई सिम्पसन, बी एस ब्लूम और ई बी हरलोग। तो साथियों जे एफ हर्बर्ट मतलब जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा पाठ योजना की पद सुझाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो साथियों आपका जो यहाँ पर तीसरा विकल्प है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ऐसा कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होता है। आपका तीसरा विकल्प सही है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चिंतन उद्देश्य। ऐसा कोई उद्देश्य का प्रकार नहीं होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है ज्ञान, संश्लेषण, मूल्यांकन और विश्लेषण। तो साथियों ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और सहायक सामग्री। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर की यदि बात करें तो छात्र को आश्रित चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना और बौद्धिक विकास। तो साथियों यहाँ पर देखिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण यदि उद्देश्य की बात करें तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को करना चाहिए छात्रों को दंडित करना, चुटकुले सुनाना, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना और आराम करना। साथियों जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आरंभ की जाती है तो उससे पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा विकल्प आपका यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है? विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, अवलोकन और सामान्यीकरण। तो मित्रों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा आगमन विधि का पद नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है परिकल्पनाओं का निर्माण, ये आगमन विधि का पद नहीं होता है। दूसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ योजना का दूसरा पद होता है तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और विश्लेषण। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है। दूसरे पद की बात करें तो प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से स्तर से संबंधित होती है? मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण और प्रयोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है तुलना करना, आलोचना, विभाजन करना, ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विश्लेषण के। दूसरा विकल्प सही है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उच्चारण देना फिर उसका निष्कर्ष निकालना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना और पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना, ये निगमन प्रणाली होती है मित्रों। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो देखिए जो आगमन प्रणाली है उसमें छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद नहीं है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा हर्बर्ट ने मूल्यांकन ऐसा कोई पद नहीं बताया है, मतलब आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा।
भारत के संविधान की विशेषता है। यह प्रश्न है ज्ञानपरक, बोधपरक, अनुप्रयोगपरक और विश्लेषणात्मक। तो साथियों उपरोक्त जो प्रश्न कहा गया है ये एक ज्ञानपरक प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? ये एक ज्ञानपरक। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है प्रयोगशाला, समस्या समाधान, ह्यूरिस्टिक और प्रयोजना विधि। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ह्यूरिस्टिक या खोज विधि भी जिसको कहा जाता है। इसमें ही विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है। अनुसंधान विधि भी इसको कहते हैं। W.H. किलपेट्रिक इसके जनक है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है सामान्य शिक्षा, विषय वस्तु विशेषज्ञता, व्यावसायिक शिक्षा और गृह निर्माण। साथियों यहाँ पर राइट आंसर है विषय वस्तु विशेषज्ञता शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी होती है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित होंगे? ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग और रुचि। तो साथियों इसका राइट आंसर है चित्र बनाने से संबंधित चीज है तो ये कौशल से संबंधित बात कही गई है। मतलब आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया 2003 में, 2004 में, 2005 में और 2006 में। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, डीवी प्रणाली और रूसो प्रणाली। तो साथियों 1960 तक हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर आधारित ये होती थी। यहाँ पर विकल्प एनसीईआरटी उपागम नहीं है इसलिए आपका हर्बर्ट वाला सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो साथियों शिक्षण को आपको सार्थक बनाना है और रोचक बनाना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार और अच्छे वस्त्र। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है निरौपचारिक शिक्षा जिसको कहा जाता है। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए ये एक उपयोगी तरीका माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है? 2, 3, 4 और 5। तो साथियों शिक्षण में सह संबंध की यदि बात करें तो शिक्षण में 3 प्रकार का सह संबंध मिलता है। आपका दूसरा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों। लेकिन अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे और आपको लगता है कि हाँ हमें इस वीडियो से फ़ायदा मिला है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे जुड़े रहिए। आपके लिए मैं बहुत ही शानदार प्रश्न ऐसे ही लाता रहूँगा। प्रश्न है शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना और प्रतिमान। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको। शिक्षण की क्रिया में अध्यापक सबसे पहले मित्रों वार्षिक योजना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वार्षिक योजना। फिर उसके बाद मासिक योजना बनाई जाती है। फिर उसके बाद इकाई योजना और सबसे अंत में दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। तो कैसे लगे प्रश्न जरूर कमेंट करके जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द। अगली यूनिट में भी आपके लिए 100 प्रश्न आ जाएंगे इसी बुक से। तो मित्रों वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह समझाते समझाते आपको मैं वो भी यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।